कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये सब भक्त लोग प्रचार करना सीखना चाहते हैं। हाँ हितेश, यू ऑल्सो? ओके। सबका स्वागत है पीटीसी सेकेंड सेशन में। पहला सेशन हमने कंप्लीट कर दिया था लास्ट टाइम। इज द सेकेंड सेशन और हर 15 दिन में एक बार होगा ये। संडेज ज्यादातर मॉर्निंग में रहेगा, फ्रॉम 11 to 12 या 12 to 1। दैट LOC विल डिसाइड क्या करना है LOC मेंबर्स। तो सेकेंड सेशन शुरू करने से पहले कितने लोगों ने लास्ट टाइम जो सेशन हुआ था उसका अभ्यास किया है? कितने लोगों ने सिंसियरली? नन ऑफ देम। एक भी डिवोटी हाथ नहीं उठा रहा है। हाँ प्रभु जी, मैंने सेशन अटेंड नहीं किया था तो मुझे पता नहीं है उसका। और कौन कौन अटेंड किए थे? रूपेन, हर्ष गोविंद, राहुल? प्रभु जी उस दिन शाम को पढ़ा था, कल नहीं पढ़ा था। अपेक्षा? प्रभु जी मैंने वो उतना लंबा बोलने की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी और ज्यादा प्रभु जी। नहीं ओके चलो, मुझे ये बताइए कि लास्ट टाइम हमने क्या क्या सीखा। कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन मी कि हम लास्ट टाइम क्या क्या सीखे और कितने प्रकार के लर्निंग्स है या कितने प्रकार का नॉलेज ट्रांसमिशन है, ये मेरे को बताइए। सबसे पहला हमने क्या सीखा लास्ट टाइम? प्रभु जी 3 तरह से वी कैन स्टार्ट एंड गिव नॉलेज। एक तो हमारा नॉलेज ट्रांसमिट जो हम कर रहे हैं, हम सिर्फ बोलते जा रहे हैं और लोग सुनते जा रहे हैं। हाँ तो उसके लिए प्रभु जी आपने जैसे बताया था कि अगर हम रोज 1 घंटा पढ़ते हैं तो हम 7 डेज के बाद में 7 आवर्स रीडिंग के बाद में 1 आवर का क्लास ले सकते हैं। और दूसरा आपने बोला था कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए आपने जैसे हमें सबको बताया कि हमें खुद को रीड करके फिर हमें मिरर के सामने हमें प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम अपने आप से बात कर रहे हैं या हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में किसी को हम बताएं जिसके बारे में हमने पढ़ा है। तो उससे हमारी स्किल्स की डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट होगी। और थर्ड थिंग है कि वैल्यूज, तो हमें वही वैल्यूज जो हमने अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करी है वही वैल्यूज हमें आगे बतानी है। ऐसा नहीं हो कि मेरे अंदर तो वैल्यू नहीं है लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जिसको प्रीच करूँ वो चीजें वो लोग ले अपने अंदर। तो इसका मतलब है कि हमको वैल्यूज जो हमारे पास है वही देना है, बट खुद को डेवलप करना है कि नहीं आगे कुछ और बढ़ाने के लिए? जी वो तो हम जब रीड करेंगे तो डेवलप भी होगा, डेवलप करेंगे तो इनकॉर्पोरेट करेंगे, लेकिन जो इनकॉर्पोरेट किया है वही देना है, जो है ही नहीं वो कहाँ से देंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है प्रभु जी। जी जी। तो हमने लास्ट टाइम नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज देखे थे। नॉलेज मतलब हमारे पास जो ज्ञान है, हाँ। स्किल मतलब किस तरह से उसे प्रस्तुत करके दूसरों तक देना है। और वैल्यूज मतलब हम में भी वो गुण होने चाहिए। हाँ? सिर्फ आसन पर बैठकर क्लास देंगे और अपने प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, ऐसी चीज नहीं है। और वैल्यू का सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास देते समय वो ये है, ये ध्यान में रखा जाए कि हम क्लास जो है अपने आप को दे रहे, सामने वालों को नहीं। आप समझ रहे ना? क्लास हम अपने आप को दे रहे हैं, अपने आप को भी सीखना है, सुधार। आपको सामने वालों को भी सिखाना तो है ही, बट हम भी उससे सीखना है। ऐसे नहीं कि हम नहीं सीखना है और दूसरों को ही सिखाना है। आप समझ रहे?
और 3 प्रकार का लर्निंग और गिविंग नॉलेज के विषय में चर्चा हुई थी, सीखना भी है तो वो है नॉलेज ट्रांसमिशन, मतलब ज्ञान को देना। तो इसको जो है ये बड़े समूहों में, मतलब सपोज 100 लोग, 150, 400 लोग बैठे हुए हैं, तो तब ये काम में आता है। वो कैसा? सिर्फ ज्ञान देते रहना, सिर्फ बोलना, ये पद्धति आती है उसमें। इंटरएक्टिव में क्या है? एक दूसरे के साथ चर्चा करना। ये बड़े ग्रुप में नहीं हो सकता है, ये छोटे ग्रुप में हो सकता है। 20, 25, 30 लोग हैं तो क्या हो सकता है? आप इंटरएक्टिव कर सकते हैं ये ज्ञान देना। जैसे हम कभी कभी भागवतम डिस्कशन करते हैं, है ना, भगवत गीता पर डिस्कशन करते हैं 10-15 लोग बैठ के, इसको इंटरएक्टिव बोलते हैं। और तीसरा है एक्सपेरिमेंटल, अपने अनुभव, और या फिर किसी ग्रंथों से अन्य भक्तों ने किए हुए अनुभव। आप समझ रहे हैं? अन्य भक्तों ने किए हुए अनुभव की चर्चा करना। जैसे आप भागवतम में या फिर साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में द लिक्विड ब्यूटी एक स्टोरी है, पता है आपको? कभी पढ़ा है द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक प्रभुपाद का? हाँ, सुंदर वामन, आपने पढ़ा है क्या? यस प्रभु। यस, लिक्विड ब्यूटी की स्टोरी जानते हो? क्या प्रभु? लिक्विड ब्यूटी। हाँ मुझे पढ़ा है। हाँ, ये ऐसे कई एक्सपीरियंसेस है, ऐसे कई स्टोरीज है जो सचमुच मतलब वो प्रैक्टिकल है। तो ऐसे इसको एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, मतलब हमारे अनुभव और अन्य भक्तों के अनुभव को इकट्ठा करके वो टॉपिक, जिस टॉपिक पर चर्चा हो रही है वो टॉपिक से संबंधित ऐसे अनुभव प्रस्तुत करें। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इन सारे विषयों में लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको क्लास देते समय क्या चैलेंजेस है। क्लास देते समय आपको मतलब चैलेंजेस मतलब समझते हो? हाँ, कि अरे ये मैं कर नहीं सकता, ये मेरे लिए चैलेंज है। कुछ लोग सरल तरीके से कर सकते हैं, दैट इज नॉट चैलेंज। चैलेंज का अर्थ है मेरे लिए डिफिकल्ट है, तो मुझे कैसे करना है। तो आपको अपने अपने चैलेंजेस जो है, मैं 5 मिनट देता हूं, आप अपने अपने चैलेंजेस को लिखिए कि मुझे मतलब क्या डिफिकल्ट क्या है। मतलब क्या मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, या पढ़ेंगे तो याद नहीं रख सकता हूँ, या फिर बैठता हूँ आसन में तो जी घबराने लगता है, 4 लोगों को कैसे बोलूं। ऐसे जो चैलेंजेस है वो आपको 5 मिनट के लिए आपके सारे अंदर के जो है ना वो बाहर निकालो कि क्या चैलेंजेस है तुम में, कि जो क्लास दे रहा हूं तो मुझे क्या क्या डिफिकल्टीज आते हैं। ये चैलेंजेस को लिखो आप, अपना एक चार्ट बनाओ या कुछ है 10, 15, 20 जो 5 मिनट में जो जो चैलेंजेस आते हैं। मैं पूछने वाला हूं सबको कि आपको क्या क्या चैलेंजेस है। आप समझिए चैलेंजेस का अर्थ क्या है। चैलेंजेस मतलब आपको बोलने में क्या दिक्कत आती है। किस किस प्रकार की दिक्कत आती है? अरे प्रभु याद नहीं रहता है। कुछ लोगों को तो श्लोका इतना बाहर करते हैं तो भी याद नहीं आता है, या तो याद रहता है खाली समय में, लेकिन जब बोलने लगते हैं 4 लोगों के सामने बैठ के तुरंत भूल जाते हैं हम, है ना। ऐसे सारे चैलेंजेस है, तो आप अपने चैलेंजेस को लिखो। मैं बता देता हूँ इसको क्या क्या किस तरह से, या तो सब में से जनरल चैलेंज निकालेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसका हल क्या है। 5 मिनट में दे रहा हूँ।
निकाले। सब लोग निकाले हैं यस और नो? यस। कितने लोग बाकी है अभी? हाथ ऊपर उठा सकते हैं कितने लोग बाकी है, या कितने लोग समझे नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं? कृष्णा वशिता, आप सुन रहे हो लेकिन चैलेंजेस लिख नहीं पाओगे आप। देखो, सुन पा रही हो आप? कृष्णा वशिता देखो है क्या नहीं पता नहीं। चिराग, आप सुन पा रहे हो? जी प्रभु, हाँ, यस। चिराग प्रभु, आप सुन पा रहे हो क्या? आप वीडियो ऑन क्यों नहीं रख रहे हो? राहुल, मैं भूख लगा रहा था प्रभु जी से। हाँ यस। अभी कौन कौन बताएगा चैलेंजेस, अपने चैलेंजेस? यस रजत, सब अपना अपना माइक्रो जो स्पीकर है वो ऑफ रखिए, जिनका सिर्फ शुरू है सिर्फ सुनिए। यस हरे कृष्णा। रजत, हरे कृष्णा। Yes. प्रभु जी, मेरा चैलेंज 2 है। पहला चैलेंज है कि सब्जेक्ट मैटर डेलिबरेशन एंड करेक्टनेस। डेलिबरेशन का मतलब है कि उसको उसकी एसेंस को पकड़ना और एसेंस को पकड़ के विदाउट एनी अडल्टरेशन उसको एज इट इज डिस्कोर्स में लाना। वो नहीं जमता है। वो मैं करेक्टली कर सकूं, मेरा चैलेंज ये आ रहा है। बिकॉज जब मैं सी आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन प्रेजेंटेशन बिफोर 5 people, 50 people or 500 people. That is not a problem for me. But the problem is कि कहीं मेरे अपने बायसेस, मेरे खुद के बायसेस अपने डिस्कोर्स में ना आ जाए। Because I want to present the essence as it is without any bias coming from my side. ये पहला चैलेंज है। The problem in you is that you are biased. It could become. I want to. It could become. This could be a challenge for me. This could become a challenge for What me. is second? Second is remembering the shlokas and cross-referencing shlokas for better understanding of the scriptures. उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने देखा है कि आप या फिर नारद प्रभु जी है या फिर all the great devotees, they all pick up very important shlokas from the scriptures and immediately cross-reference them. तो जो सुनने वाला है उसको एक इफेक्ट, उसके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट आता है कि हाँ, दिस थिंग इज क्रॉस रेफरेंस इन द श्लोकास। सो एक अथॉरिटी और एक ट्रस्ट भी बनता है इससे, विच आई डू नॉट नो दैट माई नॉलेज इज लिमिटेड। तो उसका एक चैलेंज मेरे को है कि वो क्रॉस रेफरेंसिंग कैसे किया जाए। ओके, बहुत लंबा समय नहीं लेना है बताने के लिए अपने चैलेंजेस क्या है और क्यों ये पॉइंट्स है, एक पॉइंट्स में बताना है सिर्फ, ठीक है? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कौन है? यस नवीन प्रभु। बोलूं प्रभु जी? नवीन प्रभु आपका माइक बंद है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, तो समय पे जैसे जो चीज अप्रोप्रिएट जो चीज है वो वस्तु वहाँ पे याद नहीं आती है, तो वो फ्लो मेंटेन नहीं हो पाता है लंबा बोलने में, और बीच में अटकने का डर रहता है कि ये चीज याद आएगी या नहीं आएगी। और दूसरा, कभी इस तरह से लेक्चर दिए नहीं है तो उसका प्रैक्टिस का जरूरत है। हाँ, तो क्या करना चाहिए उसका? प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट और कौन है? यस माता जी। हरे अपेक्षा कृष्णा। माता जी। यस प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई लीला या स्टोरी बोलना ज्यादा इजी है, लेकिन गीता पे फिलोसॉफिकल लेक्चर देना बहुत मुश्किल है।
और दूसरा वही है कि हाँ, श्लोक्स तो मुझे भी याद नहीं होते हैं प्रभु जी अभी तक। ओके, अभी हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। यस, परम लीला माता जी। हरे कृष्णा। मुझे एक्चुअली संस्कृत बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मुझे ऐसा फील होता है कि ये सही नहीं निकल रहा है, मतलब याद है पर उच्चारण सही नहीं हो रहा है, जैसा ऐसा फील होता है। फिर दूसरा मुझे रहता है कि बुक का नाम याद नहीं रहता। अगर मैंने किसी में से वो उदाहरण उठाया है तो मुझे वो बुक नहीं याद रहता कि मैंने इस बुक में ये चीज पढ़ा है। तीसरा, अगर कोई लेक्चर के बीच में से उठ के चलने लगता है तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब फील करती हूँ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट, यस, अच्युत चेतना माता जी। My first challenge is कि I don't get much time for preparation, just like sloka recitation and all. तो मुझे ये याद रहता है कि मैं जो बोल रही हूँ एग्जाम्पल, तो उनको हिंदी में बताती हूँ कि भगवत गीता के तीसरे अध्याय में भगवान ने ऐसा कहा है, लेकिन प्रॉपर श्लोका नहीं बोलती हूँ मैं, क्योंकि श्लोका लर्न करने के लिए टाइम नहीं होता मेरे पास। मुझे ये पता है कि भगवत गीता में भगवान ने ये कहा है, लेकिन वो वर्ड टू वर्ड श्लोकास नहीं बता पाती हूँ। दैट इज माई प्रॉब्लम। एंड सेकेंड कि समटाइम्स बहुत सारे पॉइंट्स बोलने होते हैं किसी एक श्लोकास पर, लेकिन कुछ पॉइंट्स भूल जाते हैं और कुछ फिर स्किप हो जाते हैं। फिर बाद में याद आता है, अरे ये पॉइंट भी अच्छा था, सोचा तो था बोलने का, लेकिन लेक्चर के दौरान रह गया ऐसे। एंड थर्ड है कि डिस्टर्बेंसेस, जस्ट लाइक परमलीला माता जी ने बोला है, ऐसा मेरे साथ भी होता है कि सामने जो श्रोता है, अगर उनमें से कुछ डिस्टर्बेंसेस आते हैं तो आई गेट डिमोटिवेटेड एंड इफेक्ट पड़ता है फिर स्पीकिंग पर। और इंटरनेट डिस्टर्बेंसेस भी हैं, तो थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस में भी थोड़ी मुश्किल है मुझे। नेक्स्ट वन कौन है? और यस, चिराग। चैलेंज इसमें प्रभु जी एक ऐसी बात है कि जो लेक्चर लेना है कि 1 घंटे का या 1.5 घंटे का जो लेक्चर लेना रहता है, तो प्रिपरेशन होती है या तो नहीं भी करते, पर 1 घंटे तक लेक्चर चलाना है तो उसको हम ले नहीं सकते हैं। और उस टाइम पे जो घबराहट जो रहती है, मतलब हार्ट बीट उस टाइम पे 10-15 मिनट के बाद फिर हार्ट बीट ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, और जो पढ़े हैं या तो फिर कुछ किया हुआ वो धीरे धीरे से फिर भूल जाते हैं। खास करके रिदम, जैसे कि मूवमेंट, कौन से शब्द पर कौन सा अपना फेस रखना है, कैसे स्माइल देनी है, कहाँ पर सीरियस होना है, ये जो सारी चीजें हैं वो थोड़ी चैलेंजेस में आती है मेरे। ओके, और कौन है? जी हाँ। यस, हर्ष गोविंद। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं जब भी ये ध्यान में रखिए, सभी को चैलेंजेस है, यू कैनॉट स्किप। मैंने आपको बोला है कि आपको लिख के रखना है पॉइंट्स, तो मैं सभी को बोलूंगा कि सबको कुछ ना कुछ, हर एक को चैलेंजेस रहता है, इवन मी ऑल्सो एंड स्टिल। तो सबने जो जो अपने लेवल पर चैलेंजेस लिखे हैं उन सबको बोलना है, तभी जब तक आपके चैलेंज। हरे कृष्णा, प्लीज डोंट टॉक। तो जो भी चैलेंजेस है उसको मैं नोट कर रहा हूं और उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे, एंड यू हैव टू फॉलो दैट। तो वो चैलेंजेस चले जाएंगे, ठीक है? यस, हर्ष गोविंद जी। प्रभु जी, 2 बातें हैं। पहली बात, बड़ा जोर से। 2 बातें हैं प्रभु जी। पहली बात ये है कि जब भी मैं क्लास देता हूँ ना, तो मैं बहुत फिलोसॉफिकल हो जाता हूँ, बहुत तत्वज्ञान आ जाता है क्लास में, ह्यूमर नहीं रहता बिल्कुल, क्योंकि लोगों को तत्वज्ञान समझाने में मेरा मतलब लोगों को फिर बोर होने लगते हैं लोग। दूसरा, जब भी साधना अच्छा नहीं होता ना, तो कॉन्फिडेंस कम रहता है प्रभु जी। जब साधना अच्छी नहीं होती तो लोगों को ऐसा लगता है कि चीट कर रहे हैं हम, ऐसा मुझे लगता है। ओके, रूपेन। हरे कृष्ण प्रभु। यस। ये प्रभु जी, भगवत गीता के श्लोकों का पूर्ण रूप से पालन नहीं हुआ, तो उसका प्रथम तो पालन करना वही सबसे बड़ी मेरे लिए चैलेंज है। क्या 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 क्या? भगवत गीता के श्लोकों का अभी पूर्ण रूप से पालन नहीं हुआ है। पालन नहीं हुआ मतलब बाय हार्ट नहीं हो रहा है ऐसा? नहीं, उसमें जो भगवान ने जो बोला है जिसको फॉलो करने के लिए। अच्छा, हाँ हाँ।
तो वो जब पूर्ण रूप से फॉलो करते हैं तब जाके आत्मविश्वास आता है कि अब जाके मन मानता है कि अभी मैं प्रीच कर पाऊंगा। तो उसको तो, पहले पालन करना वही सबसे बड़ी मेरे लिए चैलेंज है। तो तब तक प्रीच नहीं करना चाहिए, ऐसा है? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं पालन कर लूंगा तो मैं किसी को बता सकता हूँ, तो ये पालन करना वही सबसे बड़ी चैलेंज है। वो तो पूरा भगवत गीता तो अभी तक मैं भी नहीं पालन कर रहा हूँ। पर नहीं, वो तो सुनने से पता चल जाता है, फॉलो करते हैं तो। नहीं, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आपने जो सुना है, ये भी ध्यान में रखना, आपने जो सुना है उसको दोहराना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बोलते बोलते, अभी एक जो मैंने कहा अभी कि क्लास जो है वो दूसरों को लिए नहीं है, अपने लिए क्लास है। तो हम जब बोलते हैं तो आसन से उतरने के बाद अपने आप को शर्म आने लगेगी कि मैंने जो बोला लेकिन मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे करना चाहिए। ये भी एक बात है, ठीक है? तो वो ध्यान में रखिए और उसको करना है। प्रचार तो करना है कि जब तक मैं ये नहीं होऊंगा तब तक प्रचार नहीं करूंगा, ऐसी बात नहीं है। प्रचार सभी कर सकते हैं, जो सुना है उसी को दोहराना है एज इट इज, तो हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। यस रेणुका। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो एक तो मेरे 3 चैलेंज है। पहला तो सबसे पहले लोगों के सामने बोलने में मुझे डर लगता है। ओके। तो दूसरा क्वेश्चन आंसर का भी वो जैसे मैं समझ सकती हूँ लेकिन दूसरों को समझाने में भी उतना वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं ठीक से बोल पा रही हूँ नहीं। और तीसरा कि लोगों को कुछ समझा ही नहीं पाती हूँ, मतलब मैं समझ गई हूँ लेकिन किसी को समझाना है तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे लिए। और कौन है? रोहित राहुल सुन रहे हैं क्या? सुंदर वामन जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो क्यों आप अपना वीडियो क्यों बंद रखा है? प्रभु जी थोड़ा। यस बताइए, आपका चैलेंज क्या है? प्रभु जी ये है कि सबसे पहला तो ये है कि जो लिमिटेशन टाइम होता है, क्योंकि हमारे पास मोस्टली टाइम पे लिमिटेशन टाइम होता है। क्लास की बात अलग है, पर अगर नॉर्मली देखा जाएगा, हम रास्ते में किसी को प्रीच कर रहे हैं या वैसे, तो हमें लिमिटेशन टाइम में मतलब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ पाती है। जो एक जैसे अभी बताया एक माता जी ने कि बाद में रियलाइज होता है कि आपका माइक बंद हो गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो उसमें ये रहता है कि अरे ये पॉइंट बोल सकते थे, बहुत अच्छा था, बाद में याद आता है 2-3 मिनट के बाद, अरे यार ये तो भूल ही गए बोलना। तो मतलब इंस्टेंटली वो चीज नहीं आ पाती जो आनी चाहिए। और दूसरा है कि जो एल्डर होते हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, चाहे हमारे ऑफिस में कलीग्स हैं, तो उनके साथ डिस्कस करने में बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती है। ओके। राहुल है क्या? रीटा का है, तुमको समझ में आया क्या चल रहा है अभी? आप लेट ज्वाइन हो गई थी। चैलेंजेस समझ में आया आपको? आपका स्पीकर ऑन करो। हाँ प्रभु जी, भूल गई थी मैं ज्वाइन होना। हाँ, तो ये क्या विषय में चर्चा चल रही है आपको बताया? हाँ प्रभु जी, यानी प्रीचिंग करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसके बारे में। हाँ, तो आपको क्या है? प्रभु जी, मुझे ज्यादा लोगों के सामने जब बोलने जाती हूँ, मन में तो होता है कि सबके सामने बोलूं और जो कुछ मुझे बताना है बताऊं, लेकिन मैं फिर घबरा जाती हूँ और बोल नहीं पाती हूँ, और जो कुछ मैंने प्रिपरेशन किया होता है वो भूल जाती हूँ बताना। ओके, नाउ ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ सब क्या क्या करना है। तो मोस्टली जो है कुछ लोग स्किप हो जाते हैं, कुछ लोग श्लोकास याद नहीं रखते हैं, ऐसे है तो कई सारे चीज। ठीक है, अभी हम ऐसे जाते हैं, श्लोकास बाय हार्ट या याद नहीं आता है या उससे कनेक्ट नहीं होता है, बराबर। कई लोगों का ऐसा था कि श्लोकास याद नहीं आता है, तो क्या करना चाहिए? मोस्टली शुरुआत में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम प्रिपेयर तो करते हैं
लेकिन बोलते समय हम भूल जाते हैं, सामने वाले लोगों को देखकर डर जाते हैं, क्या बोलना है ये नहीं। तो क्या है मतलब आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं बिना बुक देखे मैं सीधा लेक्चर झाड़ते रहूं, ऐसा होना चाहिए? आप ऐसे कर सकते हैं कि एक पॉइंट आप पढ़ लीजिए, वो पॉइंट से संबंधित जो है उसे बोलो, फिर वो पॉइंट खत्म होने के बाद दूसरे पॉइंट, यहाँ पे कोई आपको ये बोलने वाला नहीं अरे क्या बुक में देखकर पढ़कर बोल रहा है। बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स भी जो है ना, आपने कहीं उनके भाषण देखे हैं तो सामने माइक के सामने ऐसे रखते हैं और उसको पढ़ते हैं, कई लोग तो बोलते नहीं पढ़ते हैं सिर्फ। आपको समझ में आ रहा है? तो ये चिंता करने की बात नहीं है कि आपको याद नहीं रहता। आपको सिर्फ क्या है कि आप प्रिपेयर करते समय ऐसे कर सकते हैं कि आपको जो भी याद नहीं आता है, या श्लोकास का प्रॉब्लम है कहो, या मतलब कुछ स्किप करते हैं ऐसा कहो, तो आप उसे लिखिए, आपको क्या बोलना है या कोई टॉपिक है उसे लिखिए। लिखने के बाद ऊपर हेडलाइन देने का, वो हेडलाइन का हेडलाइन जो है ये समझिए कि वो हेडलाइन एसेंस है तुम्हारे बात का, तुम जो भी बोलने वाले हो उस बात का ये एसेंस है हेडलाइन। तो जो बोलने वाले हो वो 4-5 लाइन होगा, एक बड़ा पैराग्राफ होगा, उसको अच्छी तरह से समझिए क्या है वो, और ये भूल ना जाए इसलिए उसका हेडलाइन बड़े बोल्ड में या कलर पेन से उसको मार्क करके रखिए, ताकि बोलते समय तुरंत ही लाल कलर दिखता है तो हाँ तुरंत ही याद आता है कि हाँ ये विषय में मुझे बताना है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ यस। अभी श्लोकास बाहर, अभी मैं एक एक पॉइंट जाता हूं कि सबसे पहले तो आपको जो है ये जानना जरूरी है कि आप क्या बोलने वाले हो। शुरुआत के समय स्पॉन्टेनियस हमें याद आना, स्वाभाविक रीति से हर चीज याद आना संभव नहीं है। तो आप क्या बोलने वाले हो उसकी तैयारी कीजिए। आपको बोलना है अगर 10 या 4 नाम अपराध जो है, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो फ्लैश ईटिंग, इस विषय में अगर बोल रहे हो आप, तो आपको ये तो पता है कि उसका हेडलाइन लिखेंगे नो इंटॉक्सिकेशन। तो उस विषय में जो बोल रहे हो उसे पढ़िए पहला। अगर याद भी नहीं आ रहा है वो, तो आप सीधा पहला पढ़िए, टेक अ पॉज। जरूरी नहीं कि आप बोलने लगे हैं तो फटाफट फट 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 बोलने लगे और किसी को याद भी नहीं रहे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। हेडलाइन है, हेडलाइन के विषय में आप जानते हो क्या बोलना है, और बोलते समय अगर वो पैराग्राफ आप भूल गए हैं तो उसे पढ़िए शांति से, आराम से, टेक योर ओन टाइम, उसे पढ़िए। पढ़कर पढ़ते समय तुरंत याद आ जाता है, अरे हाँ ये प्रिपेयर किया था, तो फिर आपको याद आने लगता है। आप भूल इसलिए जाते हो क्योंकि आपके सामने लोग बैठे हैं, अगर मैं नीचे देखूंगा तो क्या होगा, लोग समझेंगे अरे इसको तो कुछ आता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। आप अपना समय लीजिए ध्यान से, इसीलिए आपका प्रिपरेशन जो है, आप जब बोलने लगते हो तो इतने शांति से बोलना चाहिए कि हर एक 2 शब्द के बीच में जो गैप है ना, उसकी भी वैल्यू है। आप समझ रहे? 2 शब्दों के बीच में, 2 वर्ड्स के बीच में जो गैप आप दे रहे हो, उसकी भी वैल्यू है। जब 2 शब्दों के बीच का गैप को वैल्यू है, तो 2 सेंटेंसेस के बीच में जो गैप है उसकी वैल्यू क्यों नहीं रहेगी? इसीलिए शांति से बोलना है। आपको लेक्चर बाय हार्ट कर कर, एकदम सामने देखकर, मतलब गाड़ी चालू हो गया और मतलब एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस जा रहा है,
और स्टेज के बाहर आप निकलने, स्टेज से नीचे उतरने के बाद आप अपने शब्द भी मतलब को पता नहीं होगा, सारे लोगों के सर के ऊपर से चला गया होगा आपका लेक्चर। आप समझ रहे हैं? आपको लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा बिना देखे कितना सुंदर बोल दिया और क्या स्पीड में एकदम लोग, मतलब ऐसा आपको लगने लगेगा। बट एक व्यक्ति को भी समझ में नहीं आया होगा आपका क्लास या आप जो बोल रहे हो। इसीलिए शांति से। आप जानते हैं जब व्यासदेव ने गणेश को कहा कि मैंने आपको श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए, महाभारत लिखने के लिए चुना है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आप लिखिए इसे। तब गणेश ने क्या कहा व्यासदेव को गणेश ने कहा कि आप बिना पॉज के बोलोगे तो मैं लिखूंगा, ये क्या है, मेरी शर्त है। ऐसा गणेश ने कहा, क्योंकि गणेश का लिखने का स्पीड जबरदस्त था, तो उनको ऐसा लगा कि मैं इतने स्पीड से लिखता हूं तो व्यासदेव अगर पॉज करेंगे, उन्होंने चैलेंज रखा व्यासदेव के सामने कि तुम कंटिन्यूअस बोलते रहो तो मैं लिखूंगा, अगर तुम कंटिन्यूअस नहीं बोलोगे, बीच में रुकोगे, तो फिर मैं नहीं लिखूंगा। ये शर्त रखा था उन्होंने। और व्यासदेव बड़े इंटेलिजेंट, उन्होंने क्या कहा गणेश जी को, तुम लिखते समय जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनकर लिखिए आप, और समझकर लिखिए। आप समझ रहे? समझकर लिखना मतलब, ऑफ कोर्स व्यासदेव जानते हैं अगर मैं फट 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 बोलते रहूंगा तो सारे लोगों के सर पर से चला जाएगा, और गणेश जी भी जो लिख रहे हैं उनके भी सर पर से चला जाएगा। इसलिए उन्होंने सामने से एक चैलेंज रखा, उन्होंने सामने से एक शर्त रखा कि मैं जानता हूं आप बहुत स्पीड से लिखते हो, लेकिन लिखते समय आपको कैसे लिखना है, मैं जो बोल रहा हूं आप समझे है, उसे समझ कर लिखना। आप समझे? तो समझ कर लिखना मतलब समझने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो गणेश जी समझते समय थोड़ा रुकेंगे समझने के लिए और फिर लिखेंगे, उतने में व्यासदेव को समय मिलेगा। आप समझ रहे हैं? सो ये पॉजेस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पॉजेस आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ पॉज लेना है। समझ गए? पॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। इसीलिए हम पहले जो बोलते समय हम पहले समझे मैं क्या बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम पहले समझे मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं गैम्बलिंग के विषय बोल रहा हूं तो मैं पहले उस गैम्बलिंग को समझूं, ये क्या होता है, क्या हानिकारक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है, ये है, तो फिर धीरे धीरे इसे बोलो। धीरे बोलने से ही लोगों के हृदय में उतरेगा। फास्ट बोलकर आपके बोलने की एक्सपर्टीज दिखाकर दिखाकर किसी को समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपके बोलने की एक्सपर्टीज आपको दिखाना नहीं है, आपको लोगों के हृदय में उसको उतारना है। समझ गए ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखने के लिए जो है, आप उस चीज को कम से कम 10 बार पढ़िए और 3 बार समझिए उसे। आप समझ गए ना? जो बोलने जा रहे हो उसे कम से कम 10 बार पढ़िए और 3 बार अच्छी तरह से समझिए उसे, तो निश्चित रूप से आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है? ये जिनको भूलने की या कभी कभी कुछ स्किप हो जाता है, इसकी जो चर्चा चल रही है। तो एक माताजी ने कहा कि 1 घंटे क्लास देना बहुत डिफिकल्ट जाता है। आपको किसने कहा 1 घंटा क्लास देना है? किसी ने नहीं कहा आपको 1 घंटा क्लास देना है। आप 15 मिनट क्लास दे दो, बट गिव क्वालिटी क्लास।
समझ गया ना? क्वालिटी क्लास होना चाहिए वो। 15 मिनट के लिए बोलो लेकिन क्वालिटी बोलना चाहिए। समझ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्वालिटी होनी चाहिए आपके, आप जो बोलने जा रहे हो वो क्वालिटी होना चाहिए। क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा मेरे को चीज बोलना है। फिर क्वालिटी जब बोलोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेरा मिस हुआ ही नहीं है। जब आप लंबा प्रिपरेशन करोगे ना और फिर बोलने जाओगे कम समय में, तो कई चीजें छूट जाएगी। आप फिर बोले अरे ये तो छूट गया, ये तो मैं भूल गई, ये तो हो गया, ऐसा हो गया, ऐसी बातें होती है। तो 15 मिनट के लिए आप क्वालिटी तैयार कीजिए। मैटर होना चाहिए, क्वालिटी मैटर होना चाहिए। क्वालिटी मैटर होगा तो लोग सुनने के लिए मतलब उत्साही होंगे, यस ये कुछ बोल रहा है। आप बड़ बोलते जा रहे हो, जैसे पढ़ रहे हैं ऐसे बोलते जा रहे हो, तो किसी को सुनने की इच्छा नहीं होगी। आप कहीं ऑडियंस तो सो जाएंगे, समझ गया? कहीं ऑडियंस तो सो जाएंगे आप पढ़ने लगोगे तो, या पढ़ने के जैसे बोलने लगोगे तो, इतना स्पीड बोलने लगोगे तो लोग सो जाएंगे, क्योंकि उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा है। 15 मिनट ही बोलना है लेकिन क्वालिटी बोलना है, ये तय कर लो, ठीक है? 15 मिनट ही बोलना है। तो ये अभ्यास 15 मिनट का अभ्यास जो है ना, आपको 3 महीने में 1 घंटा बोलोगे ऐसा आपको करवाएगा ये। तो आप एवरीडे क्या करना चाहिए? 15 मिनट के लिए मैटर, 15 मिनट नहीं है अभी मैटर तो भी 10 मिनट, 10 मिनट भी नहीं है तो 5 मिनट, ओके? तो 5 मिनट का मैटर तैयार कीजिए आप, ठीक है? 5 मिनट का मैटर तैयार कीजिए, उसको 10 बार पढ़िए और 3 बार ध्यान पूर्वक उसे समझिए। 5 मिनट का मैटर कीजिए। आपको पता चलना चाहिए 5 मिनट मतलब कितना मैटर होता है, कि कम से कम 1 पेज होता है। 5 मिनट का मैटर मीन्स 1 पेज, ठीक है? तो वो तैयार कीजिए। वो तैयार कर मतलब 10 बार पढ़ना है और 3 बार उसे समझना है। यस मैंने क्या पढ़ा, ये क्या है, ठीक है? और फिर वो उसको आप एसेंस के रूप में तैयार कर एक हेडलाइन दीजिए उसे, एसेंस के रूप में तैयार कर उसे हेडलाइन दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक पेज के अंदर मैं ज्यादा याद नहीं रख पाती हूं, तो आप 5-5 लाइन का पैराग्राफ बनाइए, उसे 5-5 लाइन का पैराग्राफ बनाइए और 5-5 लाइन का एसेंस हेडलाइन दीजिए उसे। तो अगर आप पूरे पेज के अंदर 3 पैराग्राफ्स बने हैं तो आपके 3 पैराग्राफ्स के 3 हेडलाइंस हो जाएंगे उसको। तो वो 5 लाइन तो आप याद रख सकते हो ना, क्या नहीं? एक पेज के अंदर अगर 3 पैराग्राफ 5-5 लाइन के हैं तो 5 लाइन तो याद रख सकते हैं कि नहीं? आप याद रख सकते हैं ना? तो उसका हेडलाइन, तो वो हेडलाइन जैसे आपको दिखेगा तो आपको 5 लाइन तुरंत याद आ जाएंगे, क्या है ये लाइंस, तो आप बोल पाओगे। जैसे ही वो 5 लाइन खत्म तो सेकंड हेडलाइन पढ़ने से तुरंत ही पता चलता है कि अब सेकंड पैराग्राफ में क्या है, कंटेंट क्या है, मैटर क्या है सेकंड पैराग्राफ में। उसी तरह से थर्ड पैराग्राफ में। तो इस तरह से आप 5 मिनट का बोलना हो गया आपका, आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से याद रहेगा, ठीक है? अभी श्लोकास जो है, कई लोगों को श्लोकास याद नहीं रहता। अभी आपने जो तैयार किए हैं 5 मिनट बोलने के लिए जो तैयार किए हैं, या तो फिर श्लोकास के ऊपर उससे तैयार कीजिए, या तैयार करने के उपरांत उसके सबऑर्डिनेट श्लोक ढूंढिए। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपने जो मैटर तैयार किया 5 मिनट बोलने के लिए, उसके कोई भी वो 5 मिनट के अंदर एक श्लोक
किसी भी मैटर के लिए संबोधित मतलब उस मैटर से संबंधित कहीं ना कहीं श्लोक मिल जाएगा आपको, या तो श्लोक के ऊपर मैटर तैयार कीजिए आप, है कि नहीं। अगर भगवान कह रहे मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशिष्य सत्यम ते प्रति जाने प्रिय असी में, अभी यहाँ पे कितने सारे शब्द आ रहे हैं। मन मना भव, मुझ में मन लगा, मद भक्त, मेरा भक्त बन, हाँ, मुझे नमस्कार कर, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, ठीक है ना। यहाँ 3 बातें आई है, मुझ में मन लगा, हाँ, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, ये 3 बातें आई है। अभी तात्पर्य प्रभुपाद का आप सिर्फ तात्पर्य भी बोलने लगोगे ना, प्रभुपाद ने जो लिखा है, ऐसे ही 5 मिनट हो जाएगा आपका। तो पहले हमें प्रभुपाद के तात्पर्य को अच्छी तरह से पढ़िए, और प्रभुपाद ने इस श्लोक पर क्या तात्पर्य लिखा है इसका अभ्यास कीजिए। प्रभुपाद ने इस श्लोक पर क्या तात्पर्य लिखा है, कौन सी स्टोरी बताई है, हाँ? तो ऐसा कर सकते हैं, शुरुआत में आप अपनी तैयारी अपने मन से ना कीजिए, आप कोई भी एक श्लोक लीजिए, प्रभुपाद मतलब भगवत गीता में से कहो, आपको शुरुआत में भगवत गीता से ही कहो, तो भगवत गीता में से कोई श्लोक ले लो, और प्रभुपाद ने उस तात्पर्य में क्या लिखा है वो देखो। तो प्रभुपाद ने एक पैराग्राफ, उस तात्पर्य में कई पैराग्राफ्स होंगे, है कि नहीं, हाँ, कम से कम 1-2 तो पैराग्राफ्स होंगे, 2 या 3 तो पैराग्राफ्स होंगे, भले बड़ा लंबा नहीं, छोटा सा तात्पर्य का कुछ चुनिए आप, और श्लोक और वो तात्पर्य में अगर 3 पैराग्राफ्स है तो वो 3 पैराग्राफ को उठा लीजिए, और हर एक पैराग्राफ को आप एक हेडलाइन दीजिए, हर एक पैराग्राफ को आप एक हेडलाइन दीजिए। जैसे मैंने पहले बताया, अगर 3 पैराग्राफ है प्रभुपाद के तात्पर्य में, 3 पैराग्राफ को 3 हेडलाइन दीजिए, और उसे 10 बार पढ़िए, और 3 बार अच्छी तरह से समझिए हेडलाइन के साथ, और श्लोक तो ऊपर है ये, हाँ। तो आप क्या कीजिए, ये श्लोक को एक एक लाइन में बाहर करना है, पूरा श्लोक बाहर नहीं करना है। 2 लाइन का अगर श्लोक है, मोस्टली हमारा क्या है 4 लाइन का श्लोक होता है, और एक लाइन जो है 3 से 4 शब्द का होता है। मोस्ट भगवत गीता आप देखोगे तो इंग्लिश में देखो आप 4, भले संस्कृत में 2 लाइन में लिखा है श्लोक, लेकिन इंग्लिश में जो है वो 4 लाइन में श्लोक होता है। इंग्लिश में प्रभुपाद ने जो एग्जैक्टली उच्चारण जो किए है, तो वो 4 लाइन, तो आपको 1 लाइन बाहर करना है, सुबह 1 लाइन, शाम को 1 लाइन, बाकी के दूसरे लाइन 2 लाइन को देखना भी नहीं आपको। आप समझ रहे हैं श्लोकास कैसे बाहर करना है। पहले लाइन को सुबह बाहर कीजिए, दूसरे लाइन को शाम को 4 बजे या 5 बजे बाहर कीजिए। तो पहले लाइन को बाहर किया हुआ है जो है वो खाते समय, ऐसे कुछ भी चलते समय, जो अपना काम नहीं है लेकिन ऐसे ही खा रहे हैं, तो वहां पे तो याद तो कर ही सकते हैं, हाँ, या चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो याद तो कर ही सकते हैं, उस समय कुछ काम नहीं है कि नहीं। जैसे माता ये कुछ खाना बना रहे हैं, खाना बनाते समय आप श्लोक को याद नहीं कर सकते, तो नमक का ज्यादा पड़ेगा और मिर्च कम पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा। तो ऐसे समय की बात कर रहा हूं मैं, जैसे खाते समय जो है आप इसे याद कर सकते हो कि मैंने जो पहला लाइन पढ़ा है उसको याद करना है, और शाम के समय चलते समय या क्या करते समय दूसरा लाइन पढ़कर उसे याद करना है, रात को सोने से पहले, तब तक, उस समय तक। दूसरे दिन में दूसरे 2 लाइन्स, 2 दिन में आपका 1 श्लोक बाहर हो जाएगा वेरी इजीली। समझ में आ रहा है आपको श्लोक बाहर कैसे करना है? हाँ, आपको समझ में आ रहा है ना क्या करना है?
पढ़ लेना है। जिनके पास इंग्लिश भगवत गीता नहीं है और हिंदी है, तो उनको पता चलना चाहिए कि पहले लाइन में ब्रेक कहाँ पे आया है। ये बहुत जरूरी है, ब्रेक कहाँ पे आया है। हाँ? शब्दों को भगवत गीता में, अभी मेरे पास नारद मुनि भगवत गीता है क्या बेटा? देखो 8 अक्षर के बाद आता है। हाँ 8 अक्षर के बाद ब्रेक आता है। नहीं, कोई भी भगवत गीता just like कर्मण्येवाधिकार। अभी मैं एक श्लोक निकालता हूँ। ओके ओके कोई भी एक श्लोक निकालता हूँ मैं। चलो मैं पहला श्लोक है जो इजी है आपको बता दूंगा ताकि आपको ये ना हो जाए। अभी देखो, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ठीक है, अभी धृतराष्ट्र उवाच ये तो आपको याद आ ही जाएगा कौन बोल रहा है। ये बिना बाहर करे आपको याद आ जाएगा। ठीक है, उवाच मतलब बोलना, और कौन सा व्यक्ति बोल रहा है उसका नाम है। धृतराष्ट्र उवाच, कृष्ण उवाच, अर्जुन उवाच, संजय उवाच। ठीक है, अभी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव, यहाँ पे कहाँ ब्रेक देना है, ये बड़ा चैलेंजिंग होगा आपको। तो वो 2 लाइन में आपके दिमाग से सेंटर निकाल के उसको पॉज दे दो। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव। अभी पॉज भी ऐसी जगह देना है कि टॉपिक चेंज ना हो जाए। अभी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता ऐसा पॉज नहीं दे सकते आप। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मतलब एक टॉपिक क्या है, क्षेत्र की बात हो रही है। टॉपिक यहाँ पे क्या है, क्षेत्र की बात हो रही है, तो क्षेत्र पे ही टॉपिक उसको पॉज दे दो। समवेता युयुत्सव, समवेता युयुत्सव एकत्रित हुए हैं, ऐसी बात है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता, धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में एकत्रित, ये क्या बात हुई, एकत्रित हुए ऐसा, तो वो एक आ जाएगा ऐसा। आप समझ रहे ना, आप पॉज कहाँ पे देना है। तो इस तरह से आप धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अभी देखेंगे आप। हाँ, कई जगह तो प्रभुपाद 2-2 लाइंस में ही लिखे हैं। हाँ, तो उसको इजी करने के लिए 4 लाइंस में ब्रेक भी किए हुए हैं। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ऐसे बोलने में क्या दिक्कत आ रहा है आपको? पूरा दिन भर, आधा दिन ऐसा बोलने में कोई दिक्कत आ रहा है आपको? हाँ, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ऐसे ही तो बोलना है आपको। हाँ, फिर शाम को समवेता युयुत्सव, समवेता युयुत्सव, फिर होता क्या है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव। आ गया क्या नहीं? हाँ, आ गया क्या नहीं? फिर दूसरे दिन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव, मामका पांडवश्चैव, मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। हो गया? जिसका मेमोरी पावर स्ट्रांग है वो एक दिन में एक श्लोक बाय हार्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए, ठीक है? इज इट क्लियर? श्लोक को कैसे बाय हार्ट करना है। श्लोक पूरा अगर आप पढ़ोगे और उसको बाय हार्ट करने जाओगे तो वो नए भक्तों के लिए पॉसिबल नहीं है। समझ गया ना? पॉसिबल नहीं। तो आपको बाय हार्ट करना है, उस श्लोक को 4 भाग में विभाजित कर और उसमें से एक भाग और दूसरा भाग, एक भाग पहला भाग सुबह, दूसरा भाग शाम को, तीसरा भाग दूसरे दिन सुबह, चौथा भाग दूसरे दिन शाम को। 2 दिन में आपके श्लोक बाय हार्ट हो जाएंगे। अगर आप मेमोरी पावर स्ट्रांग है तो आप सुबह पहला लाइन मतलब यस पहला लाइन और शाम को दूसरा लाइन, ऐसे कर सकते हो आप, विभाजित कर सकते हो ऐसा। तो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर उसको याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो 4 लाइन कंटिन्यूस पढ़कर उसे याद करना तो डिफिकल्ट है। अभी एक श्लोक के लिए आपको आराम जाएगा, लेकिन जब 4
श्लोक आ जाएंगे ना आपके सामने, चैलेंजिंग क्या है, एक श्लोक को बोलना आसान है, लेकिन 4 श्लोकों को बोलना एक ही बार तो डिफिकल्ट जाता है उसको, इसलिए उसको ब्रेक कर कर बोलिए। ठीक है, श्लोक को कैसे बाहर करना है, कैसे याद रखना है, और उस श्लोक से संबंधित जो है, पहले तो आप प्रभुपाद के तात्पर्य को लेकर ही बोला करो, डोंट ऐड योर ओन थिंग्स, समझ गए ना। आप अपने स्टोरीज अपने ये मत करो, पहले शुरुआत में क्या है, प्रभुपाद के तात्पर्यों को ही दोहराने का प्रयास करो, जो प्रभुपाद बोल रहे पहले पैराग्राफ में, समझ गए ना। पहले इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, पहले श्लोक में, पहले अध्याय के पहले श्लोक में 4 पैराग्राफ्स है। अभी ये होमवर्क समझिए इसे, तो पहले श्लोक को 4 पैराग्राफ जो है, 4 पैराग्राफ्स के लिए टाइटल आप दीजिए। आप हर एक पैराग्राफ को एक टाइटल आना चाहिए, और वो टाइटल के हिसाब से आपको याद रखना चाहिए कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये चीज को मुझे बताना है। समझ में आ रहा है? तो ये होमवर्क आपके लिए क्या है, होमवर्क, ये 4 पैराग्राफ्स के 4 टाइटल्स निकालना, और कोई भी एक श्लोक को बाहर मैंने जैसे कहा वैसे करना। समझ में आ रहा है? हा? तो आपके चैलेंजेस में से एक तो श्लोका बाहर निकल गया, और दूसरा हम जो भूल जाते हैं उसको किस तरह से हेडलाइंस देकर याद रखना है, हेडलाइंस, और वो हेडलाइंस आप खुद दोगी या खुद देंगे आप हेडलाइंस। ठीक है, आई विल कम, मैं क्वेश्चन आंसर्स में ले लेता हूं बाद में। ठीक है, अभी डिस्टरबेंस है कि कोई उठ रहा है बोलते समय, कोई उठ के जा रहा है और उसको डिस्टरबेंस आ रहा है, हाँ, तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ईगो हर्टिंग। मैं बोल रहा हूं और कोई सुन नहीं रहा है, इज डिसरिस्पेक्टिंग मी, और वो उठ के जा रहा है। समझ गए ना? ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अरे जो सुनना नहीं चाहता है वो उसका दुर्भाग्य है, समझ गए ना। जो सुनने वाले हैं वो भाग्यशाली तो आपके सामने बैठे हैं ना, है कि नहीं? जो सुनने वाले लोग हैं वो भाग्यशाली लोग हैं। तो ऐसे देखो, मैं बता देता हूं आपको, ये ध्यान में रखिए, आप किसको बोलना चाहते हो, आपको ऑडियंस कौन चाहिए, मुझे बताइए। ये ध्यान में रखना। आपको गधों अभी कुछ लोग गधे में गिने जाते हैं, कुछ लोग घोड़े में गिने जाते हैं। 10 गधों को बोलने से अच्छा है कि एक घोड़े को बोलो, समझ गया ना, वो रेस में दौड़ेगा। तो आप कौन, आपके सामने कौन सा पब्लिक आप चाहते हो, तो उठकर जाने वाला है उसको इंटरेस्ट नहीं होगा, और जो इंटरेस्ट नहीं लेने वाला है उस व्यक्ति को सुनाने में आपको क्यों इंटरेस्ट होना चाहिए? आप समझ रहे हैं? जो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है आपको सुनने में, उसको आपको सुनाने में इंटरेस्ट क्यों लेना चाहिए? सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिस्टर्बिंग। तो 5 प्रकार के श्रोता होते हैं, ये मैं कई बार बोल चुका हूं, आपको समझाया भी हूं। कुछ नए भक्त है, दे कैन नोट इट। 5 प्रकार के श्रोता है। एक श्रोता है उपेक्षा करने वाला। उपेक्षा मतलब इग्नोर, सुनना नहीं चाहता है, समझ गया ना? Am I right, अच्युत चेतना माता जी? हाँ, सो डिस्टर्ब, जो सुनना नहीं चाहता है तो उसको क्यों सुनाना है? सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिस्टर्बेंस। ओके, एक श्रोता है उपेक्षा, जो सुनना नहीं चाहता है, लेकिन आया है टाइम पास के लिए, बैठा है थोड़ा, उसका फोन आ गया तो चला गया। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कुछ इमरजेंसी आया होगा इसलिए वो उठ के चला गया है, तो यू हैव टू सी दैट ऑल्सो। अरे कुछ इमरजेंसी होगा, कोई मर गया होगा या कोई हॉस्पिटल जा रहा होगा, ये भी तो ध्यान में रखिए आप, समझ गए ना? हाँ,
तो एक है इग्नोरेंस। दूसरा है प्रिटेंडिंग, सुनने का ढोंग कर रहा है। ऐसे लोग भी बैठे रहते हैं सामने। प्रिटेंडिंग, सुनने का ढोंग कर रहा है। 5 प्रकार के श्रोता है यहाँ पे। एक है बैठा है, इग्नोर कर रहा है, मतलब अपना बैठा है क्लास में है, लेकिन क्या है, मोबाइल पे अपना सब सारा व्हाट्सएप देख रहा है, ये देख रहा है, वो देख रहा है, मैसेजेस लिख रहा है, लेकिन दिख रहा है क्या, वो बैठा हुआ है क्लास में, लेकिन आपके कथा को या आपके क्लास को इग्नोर कर रहा है, मतलब अपना इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसे, ठीक है ना। एक ऐसे भी श्रोता होते हैं। दूसरा है प्रिटेंडिंग। प्रिटेंडिंग मतलब क्या है, मैं सुन रहा हूं ध्यान पूर्वक, ऐसा वो ढोंग कर रहा है, लेकिन सुन नहीं रहा है, उसके मन में कुछ और विचार है कहीं और, एकदम ऐसे बैठकर ऐसा कर रहा है, तो आपको लग रहा है कितना सोच रहा है, सुन रहा है। तो ऐसे प्रिटेंडिंग, ढोंग, तो ये भी आपके श्रोतागण नहीं है। ओके, पहला इग्नोरिंग, जो उपेक्षा कर रहा है, ये भी आपके लोग नहीं है, हाँ? और जो ढोंग कर रहा है, ये भी आपके लोग नहीं है। तीसरा है सिलेक्टिव, चयनात्मक। ऐसे भी श्रोते होते हैं, सिलेक्टिव, चयनात्मक। इसका अर्थ है कि आप जो बोल रहे हैं वो सुन रहा है, लेकिन वही चीज लेगा जो उसके फायदेमंद है, बाकी जो चीज है वो इग्नोर कर देगा, ये मेरे लिए, मेरे काम का नहीं है। इसे सिलेक्टिव लिसनर्स बोलते हैं, समझ गए, सिलेक्टिव लिसनर, चयनात्मक श्रोता। समझ, चयनात्मक श्रोता। तो बैठा है, ध्यानपूर्वक सुन भी रहा है, लेकिन वो वही लेगा जो उसे काम की चीज है, बाकी वो इग्नोर करेगा। जैसे उसको ऐसा लगा कि अरे ऐसे कुछ उसके दिमाग में बोल रहा है, लेकिन कुछ अभी सुन नहीं रहा है, तुरंत एक ऐसा शब्द आ जाता है, तुरंत उसकी आंखें हो जाते हैं, हाँ ये मेरे को सुनना चाहिए, है ना। तो बीच में कुछ लोग अपनी मनमानी भी कर रहे हैं, और ऐसे कुछ चीज आ जाती है, बहुत अच्छी स्टोरी आती है, अरे ये सुनना चाहिए, ऐसा। चयनात्मक श्रोता, सिलेक्टिव श्रोता, ठीक है। और चौथा है अटेंटिव लिसनर्स, ध्यान पूर्वक श्रोता, सुनने वाले, सचेत जिसको बोलते हैं, सचेत। ध्यान पूर्वक सुनते हैं, ये आपके लोग हैं जो ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। इवन सिलेक्टिव लिसनर्स भी, वो भी आपके लोग हैं। अभी उन लोगों के लिए आपको बहुत अट्रैक्टिव कंटेंट्स बनाने पड़ेंगे, समझ गए ना। सिलेक्टिव भी लेने वाले लोग हैं, लेकिन वो लोग क्या है, उनके लिए आपको अट्रैक्टिव कंटेंट्स बनाने पड़ेंगे, अट्रैक्टिव मैटर बनाना पड़ेगा कि वो हर हमेशा सुनते रहे। कुछ चीज सुन रहा है, ये अच्छा है इसलिए सुन रहा है, बाकी का अरे ये बोरिंग है, इसको नहीं सुनेगा। फिर दूसरा वापस 3-4 बोरिंग, आपके 3-4 बोरिंग के बाद वापस कुछ ऐसे बोलने लगे तो उसको वो अच्छा लगने लगेगा। आप समझ रहे हैं। तो आपको कंटेंट्स जो है ऐसे बनाने पड़ेंगे, ये सिलेक्टिव श्रोताओं के लिए, हाँ, जो चयनात्मक श्रोता है कि वो हर हमेशा सुनते रहे। कंटेंट्स भी आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो व्यक्ति तुम्हारे मुख से 4 बार वो ऑलरेडी सुन चुका होगा, यही कथा सुन चुका होगा, अब उसको बोरिंग लग रहा होगा। वही कथा तुम्हें सुनाना भी है, क्योंकि तुम्हारे श्रोता नए हैं, कुछ शायद वो नहीं सुने हैं, तो वो कथा को थोड़ा मोड़ देकर उसके अंदर कुछ और चीजें डालकर सुना सकते हो, यही कथा। इनफैक्ट वही रिपीट करने के जगह उस कथा के अंदर दूसरा कुछ डालकर वापस सुना सकते हो, ताकि वो ध्यान से सुने। आप समझ में आ रहे हैं। कभी कभी होता, कई बार होता है ऐसा, एक ही कथा बार बार सुनाते हैं, हम कई बार सुनाते हैं। और ऑफ कोर्स सुनाना भी इसलिए चाहिए
क्योंकि वो कथा बार बार सुनने से ही हृदय में ढांचा बनाएगा या स्टैम्प बनाएगा, नहीं तो वो भूल जाएगा। एक बार सुनाने से नहीं होता है। और कभी कभी हम बार बार इसलिए भी सुनाते हैं क्योंकि हर व्यक्ति हर समय प्रेजेंट रहता है, ऐसा भी नहीं ना। हर क्लास में हर व्यक्ति, वह व्यक्ति हर क्लास में प्रेजेंट रहता है, ऐसा भी नहीं है, इसीलिए बार बार सुनाते हैं। लेकिन बार बार सुनाते समय भी उस कंटेंट को ऐसे मतलब इंपॉर्टेंस हो जाए, ऐसे उस कंटेंट में इंपॉर्टेंस आ जाए, ऐसे कुछ नया चीज डालना पड़ेगा। तो आगे मैं बता दूंगा इसके उदाहरण कैसे है, क्या नहीं, कैसे बताना पड़ेगा। तो ये सिलेक्टिव, अटेंटिव, अटेंटिव लिसनर, सिलेक्टिव, अटेंटिव और एम्फेथिक, ये चार जो है, भावपूर्वक या श्रद्धापूर्वक सुनने वाला श्रोता, ये पांचवा श्रोता है। भावपूर्वक या श्रद्धापूर्वक सुनने वाला श्रोता, रियल में आपका जो व्यक्ति है, आप जिसको ढूंढ रहे हो, ये वो व्यक्ति है, भावपूर्वक सुनने वाला श्रोता या श्रद्धापूर्वक सुनने वाला। सिर्फ ध्यान पूर्वक सुनने वाला श्रोता जो है वो अलग व्यक्ति है, और भावपूर्वक सुनने वाला श्रोता ये अलग है। भावपूर्वक या श्रद्धापूर्वक सुनने वाला श्रोता जो है ना, जो वक्ता है उसके हृदय को जानने का प्रयास करता है, उसके भाव को जानने का प्रयास करता है। भावपूर्वक श्रोता या श्रद्धापूर्वक श्रोता जो सुनने वाला सुन रहा है, ऐसा श्रोता, ऐसा व्यक्ति जो है वो आपके भाव को समझने का प्रयास कर रहा है। अच्युत चेतना को नींद आ रही है, शायद मेरे कंटेंट्स में भी कुछ नहीं सॉरी प्रभु जी, ये मेरी कमी है कि मुझे नींद आ रही नहीं। कौन है उपेक्षा करने वाला, दूसरा है ढोंगी, तीसरा है ध्यानपूर्वक, सॉरी चयनात्मक, चौथा है ध्यानपूर्वक, और पांचवा है भावपूर्वक। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो श्रोता है वो भावपूर्वक है। वो श्रोता का हर हमेशा ध्यान रखना, उसको ठेस ना पहुंचे ऐसा ही चीजें बोलना, समझ गए ना। वो तुम्हारे इंपॉर्टेंट श्रोता है। कभी कभी हम किसी को डांटते हैं, है कि नहीं, वो आप ऊपर वाले दो लोगों को डांटने से कोई दिक्कत नहीं है समझ गया ना। वो डांटने से कदाचित उसके मन की शुद्धि हो जाएगी, वो सुनेगा आगे चलकर। बट ये जो है भावपूर्वक श्रोता को डांटना नहीं, उसका बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आपके भाव को समझ रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है। और ऐसा व्यक्ति ही आपके मिशन को आगे ले जाएगा। ऑफ कोर्स अटेंटिव श्रोता को भावपूर्वक बनाना है। चौथा नंबर का कैटेगरी जो व्यक्ति है, अटेंटिव ध्यानपूर्वक सुन रहा है, उसको भावपूर्वक बनाना है। तो उसके लिए कुछ टिप्स है वापस, दैट विल सी फर्दर, और यू कैन नोट डाउन। इसका प्रश्न भी आप उठा सकते हैं अगर मैं आगे नहीं लिया है तो। So, कैसे अटेंटिव लिसनर को, ध्यानपूर्वक श्रोता को कैसे भावपूर्वक बनाना चाहिए, ठीक है ना, दैट विल सी। द बेस्ट इज दैट यू शुड एंगेज हिम इन सर्विस, द बेस्ट मेथड। अटेंटिव लिसनर्स को आप अपनी सेवा में लगाओ, कुछ उसे सेवा दे दो। जनरल सेवा भी या तो निजी सेवा भी दे सकते हो आप, समझ गया ना। तो वो व्यक्ति आपके करीब आ जाएगा। दिस इज वन टिप, ऐसे कई सारे टिप्स है, ठीक है, दैट आई विल टेल यू लेटर। आप समझ में आया आपको? हाँ, इज इट क्लियर? 5 प्रकार के श्रोता, उनमें से हाँ आपके 3 प्रकार के श्रोता इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान दीजिए। सिलेक्टिव, अटेंटिव एंड एम्फेथिक, मतलब चयनात्मक श्रोता, ध्यानपूर्वक
जो सुनने वाला है ये श्रोता और भावपूर्वक या श्रद्धापूर्वक, तो इन इन 3 लोगों पर आपको ध्यान देना है, समझ गए? ये ध्यान देना, तो आपका एक प्रॉब्लम निकल जाएगा जो बीच में से उड़कर जा रहा है, जिसके कारण हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये 2 श्रोताओं में से एक होगा, या तो ढोंगी या तो उपेक्षा करने वाला। तो इसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है आपको। इज इट क्लियर? समझ गए ना? बहुत लंबे समय से अच्छी तरह से सुन रहा है, लेकिन कुछ समय से क्लासेस नहीं आ रहा है, तो आपको ध्यान देना है उसको फोन करके, क्यों क्लासेस नहीं आ रहे हो, क्या दिक्कत है? क्योंकि वो आपके 3 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी का है वो। आप समझ रहे हैं? अगर वो नहीं आ रहा है काफी लंबे समय से, तो उसको एक सेवा दे दो जिसके कारण वो आपसे कनेक्ट रह जाएगा। जैसे हम कभी नित्य सेवा में लगाते हैं या कुछ ऐसी सेवा में लगाते हैं, कुछ ना कुछ फोन करने के लिए बोल दो, ये करने के लिए बोल दो, कुछ ना कुछ ऐसी सेवा में उनको लगाना चाहिए। या फेस्टिवल्स में भोग बना के लेके आओ, ये व्हाटएवर जो भी है, ऐसे सेवाज में सेवाज देकर एंगेज रखकर कनेक्टेड रखना चाहिए उनको। तो इन 3 में से, लास्ट के 3 में से अगर आप ध्यान से नहीं उनको, उनके तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो उसको लगेगा यार मेरा तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं है, तो फिर वो कुछ समय के बाद चला जाएगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, ये है। तो दूसरा है अभी आप जो बोल रहे हैं, मैं एक टेबल दे रहा हूं, आप एक टेबल कर सकते हो, ट्रायंगुलर कर सकते हो। ट्रायंगुलर्स में टेबल, एक ट्रायंगुलर बना दो ऐसा, ओके, पिरामिड जैसा ट्रायंगुलर बना दो और उसके अंदर खाने कर दो, ठीक है? 1 2 3 4। आपको यह समझना चाहिए कि लोग मैं जो कह रहा हूं कितना ध्यान में रखते हैं। ये उसका टेबल है। मैं जो कह रहा हूं, या तो मैं जो, या आप जो क्लास देंगे और आपके सामने जो बैठे हुए व्यक्ति है, हाँ, क्या कहने से कितना ध्यान में रखते हैं। तो देखो, जो अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको क्लास देने नहीं आ रहा लेकिन आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो पढ़ा हुआ जो क्लास है, श्रोता 10% ध्यान रखेगा सिर्फ। समझ गए ना? आप अगर पढ़ रहे हो और लोगों को सुनाना है, वो सिर्फ 10% ध्यान में रखेगा। आपने जो पढ़ा है उसका 10% ही ध्यान रखेगा। या ध्यान रखेंगे मतलब 10% ही रिमेम्बर, क्या बोलते हैं उसको, स्मरण कर पाएगा। आपने जो पढ़ा है उसका 10% ही स्मरण कर पाएगा वो, ठीक है? अगर आप बोल रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, बोल रहे हो, और वो श्रोता सुन रहा है, तो वो सिर्फ 20% याद रखेगा। ठीक है? अभी जो श्रोता देख रहा है वो 30% याद रखेगा। मतलब आपने कुछ ऐसा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है जिसको आप बोल रहे हो और सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ गया ना? तो ऐसा प्रेजेंटेशंस भी होते हैं जो सामने चित्र खड़ा रहता है बोर्ड पर, तो वो
सामने वाले बोर्ड पर जो चित्र है उसका 30% वो याद रखता है। सपोज आप बोल नहीं रहे हो लेकिन सिर्फ चित्र दिखा रहे हो, तो उसका 30% याद रखता है वो। वो 50% वो तभी याद रख सकता है कि वो देख भी रहा है और सुन भी रहा है। इसका मतलब है आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है और ना ही सिर्फ दिखाना है। दिखाते समय आपको सुनाना भी है। तो सुनते सुनते जब वो देखता है तो 50% चीजें याद रखता है। आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ, तो 50% अगर सामने वाला व्यक्ति घर जाने के बाद 50% याद रखे, अगर ऐसा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोलना भी है और दिखाना भी है। आप समझ रहे हैं? हाँ, बोलना भी है और दिखाना भी है। तो आप कहोगे प्रभु जी अभी क्लास देते समय मुरली प्रभु आप तो कुछ दिखाते नहीं हो, फिर भी हमारे दिमाग में 50% तो रहता है कि नहीं? तो एक प्रश्न उठ सकता है कि नहीं? मुरली प्रभु आप तो कुछ दिखा नहीं रहे हो, लेकिन आप तो सिर्फ बोल रहे हो, सुना रहे हो, हम सुन रहे हैं, लेकिन 50% याद हमारे दिमाग में रहता है। तो क्यों? लेकिन आप कुछ देख भी रहे हो कि ऐसे कुछ स्टोरीज होंगे जो आप इमेजिन पर्दे पे देख रहे हो। आप समझ रहे हैं ना? इमेजिन पर्दे पे आप देख रहे हो, पर्दा नहीं है या कोई बोर्ड नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति आपको दिखा भी रहा होगा। आपको इस हद तक उसने तैयार किया है कि आप वो जो बोल रहा है आप उसको देख सकते हो। इस हद तक तैयारी करनी चाहिए। आगे चलकर हो सकता है कि बोर्ड नहीं है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, लैपटॉप नहीं या कुछ भी नहीं, कंप्यूटर नहीं है, तो मैं उसको कैसे दिखाऊं? मुझे कम से कम ऐसा है कि वो 50% मैं जो बोल रहा हूँ 50% याद रख के वो चला जाने के बाद 50% तो कम से कम याद रखे। तो वो क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसी स्टोरीज बताने पड़ेंगे जिसके उसके सामने एकदम चित्र खड़ा रहे। कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई क्लास देते समय या कोई सन्यासी लेक्चर देता, क्या लेक्चर था, ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने ही ये घटना घट रही है। होता है कि नहीं ऐसा? हाँ, ये लोग बड़े माहिर होते हैं, समझ गया ना? ऐसे वक्ता बड़े माहिर होते हैं। इतना स्लो, इतना डिटेल्स बताते हैं कि सामने चित्र खड़ा रहता है, सामने गोवर्धन खड़ा रहता है, गोवर्धन के ऊपर कौन सा पेड़ है ये भी बताते हैं, कैसे पत्थर है ये भी बताते हैं, कैसे गैया चल रही है ये भी बताते हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो चित्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें चित्र खड़ा करना है लोगों के आंखों के सामने और फिर बोलना है, तो वो कम से कम 50% याद रखेगा। ओके, दिस इज क्लियर? बट मैं जैसे जैसे नीचे जा रहा हूं तो ये मत समझना कि ऊपर की बात करनी नहीं है, सिर्फ नीचे की बात करनी है। नहीं, ऊपर की बात नीचे में इंक्लूड है। एक्टिविटीज बढ़ते जा रहे हैं, समझ गए ना? पहले मैं सिर्फ पढ़ रहा था, लोग सुन रहे थे। अभी मैं बोल रहा हूं, सामने देखकर बोल रहा हूं, फिर ऑब्वियसली जो मैं पढ़ा है वो बोल रहा हूं, तो पढ़ाई आ गई उसके अंदर, है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? हाँ? तो इस तरह से तो 50% जो याद रखने वाला व्यक्ति वो कौन है? जो सुन रहा है और देख रहा है। ठीक है, अभी सुनना भी है और देखना भी है। 70% वो व्यक्ति याद रखेगा जो सुन रहा है, देख रहा है और लिख रहा है। लिखने के लिए बाध्य कर दो उसे। आप समझ रहे हैं? लिखने के लिए बाध्य करना चाहिए।
नोट्स लेने चाहिए, नोट्स। तो वो व्यक्ति जो है, मतलब अभी सपोज एक वक्ता बोल रहे हैं, तो हम सामने बोल रहे हैं, तो वो जो बोल रहे कथा, तो हमारे सामने चित्र खड़ा हो रहा है, हम चित्र देख रहे हैं सामने, और उसमें का इंपॉर्टेंट पॉइंट, अरे अरे मैं भूल ना जाऊं, इसलिए वो लिख भी जाता है, लिख भी लेता है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें बोलनी भी है जिसके कारण वो लिखे भी। आप समझ रहे? तो 70% याद रखेगा वो, जो व्यक्ति सुन रहा है, देख रहा है और लिख भी रहा है। अब ये आगे क्या करवाना है, 90% अगर याद रखवाना है उस व्यक्ति से, उस घटना का उसको अनुभव हो जाना चाहिए, तो उसके लिए वो करने के लिए भी बोलना है। जो सुना है ना प्रभु आप, वो करना भी है आपको। अभी उदाहरण के लिए मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में बोल रहा हूं, तो उसको सिर्फ बोलकर नहीं चलेगा ना। मैं बहुत बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर सेमिनार दिया, चित्र देखा उसने सामने, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मेरी बहुत अच्छी लेक्चर सुना उसने, और लिख भी लिया उसने। 70% याद रखना, 90% एंगेज कर, 90% याद रखना है। तो चलो मेरे साथ, कल सुबह हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं, चलो, तो 90% याद रखेगा वो। तो एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसको जिस टॉपिक के लिए हम बोल रहे हैं, वो टॉपिक में उसे उतारने के लिए, वो मतलब याद रख, अगर 90% याद रखना है तो उसको वो टॉपिक के विषय में उसको एंगेज कर दो। समझ गए? एंगेज करना चाहिए। यस, जैसे कि उदाहरण, अगर सपोज मैं 4 नियमों के विषय में सेमिनार दिया, ओके, बहुत बड़ा अच्छा लेक्चर दिया, चार नियमों के विषय में, बड़ा सुंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी किया, बहुत सुंदर मैंने बोला भी, और उसने लिखा भी। अगर वो 4 नियमों में से 2 नियम पालन नहीं कर रहा है तो क्या होगा? 90% उसने सुना है नहीं, है ना? तो उसको वो सारे के सारे नियम पालन करने में उसे बाध्य करना चाहिए। जब वो पालन कर रहा है, मतलब he has heard 90%, isn't it? अभी 90% तक आ गया, व्हाट इज द 10%? तो 10% क्या है जो बचा हुआ है? वो 10% जो बचा हुआ है ना, जो उसने अनुभव किया है, वो दूसरों को बोलेगा, तो 100% वो होगा। समझ गया ना? इसलिए हमारे मिशन में प्रचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आएगा ना, प्रचार का इंपॉर्टेंस पता चला। प्रचार करने वाला व्यक्ति मतलब 100% वो फॉलो कर रहा है। तो आप प्रचार करते समय डिफिकल्टीज क्यों आते हैं? क्योंकि आप 100% फॉलो नहीं कर रहे हो। तो करते 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 करते, बोलते 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 एक समय आएगा कि आप 100% फॉलो करोगे। क्लियर? ये चार्ट है, ध्यान में रखिए। तो आपको बोलना जो है, मतलब व्यक्ति 100% ध्यान में रखे, या फिर एटलीस्ट 100% नहीं, 90% जो कहा गया है उसको अगर ध्यान रखना है, उसको याद करना है, वो याद रखेगा तो क्या क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट, व्हाट इज दैट? व्हाट यू हैव रेड ही शुड नो। जो आपने पढ़ा है वो समझना चाहिए, मतलब आपको अच्छी तरह से बोलना चाहिए। दूसरा है पिक्चर तैयार कीजिए। तीसरा है लिखने के लिए बाध्य कीजिए। और चौथा है उसको फॉलो करने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। ठीक है ना? और फिर बाद में 100% फॉलो करने के लिए, जैसे आप अभी प्रीचर बन रहे हो, तो नेचुरली फिर 100% आप फॉलो करोगे, बोलते 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 बोलते। Is it clear?
हाँ, समझ में आ रहा है? क्लियर। सो शुड वी स्टॉप हियर? जी प्रभु जी। तो आज हमने 2 टॉपिक्स लिए, कौन से? श्लोक कैसे How to बाय करना है? हाँ? how to learn by heart and what are type of shlokas? How to overcome challenges of preaching. क्या? How to overcome challenges of preaching. हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस। तो अभी मुझे बताइए, सबके पॉइंट्स आ गए क्या इसके अंदर? एक तो किसी ने कहा था कैन नॉट गिव 1 hour लेक्चर, सो यू हैव टू गिव ओनली 5 minutes और 10 minutes एंड 15 minutes। 15 मिनट से ज्यादा आप लेक्चर मत दीजिए। तो लेक्चर देना है आपको, प्रैक्टिस करना है, तो क्या है बेस्ट वे इज सामने मिरर के सामने बैठकर बोलिए। इससे भी अच्छा है कि अपने परिवार के सामने बोलिए, परिवार के लोगों को बिठाकर बोलिए या उनके साथ डिस्कस कीजिए, ठीक है, दैट इज बेस्ट। तो वो है, वो हो गया। तो हार्मनी और रिदम नहीं रहता ऐसे किसी ने बोला, तो हार्मनी और रिदम आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रभुपाद का पर्पट ले लो, तो वो बोलो, तो इसका धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, हार्मनी रिदम है, ठीक है। टॉपिक को चेंज नहीं करने के लिए, आपको याद नहीं रहेगा तो आप कुछ भी बोलने लगोगे फिर, इसलिए प्रभुपाद का पर्पट ही आप पहला शुरुआत में बोलना शुरू कीजिए, ठीक है। इज इट क्लियर? तीसरा है टू मच फिलोसफिकल। किसी ने कहा था टू मच फिलोसफिकल होता है, ह्यूमर नहीं होता है उसके अंदर, ह्यूमर। कुछ ऐसे जोक्स के बुक्स पढ़िए ना आप, और उस जोक्स को कृष्ण कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट कीजिए। कभी कभी आप मूवीज देखते हो कि नहीं? हाँ, ये मत कहिए कि हम मूवीज नहीं देखते हैं, लेकिन उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। कुछ मूवीज में बहुत सारे ह्यूमर्स होते हैं, वो ह्यूमर्स में ले लो ना यार, उसको लाओ, अरे इसके साथ कृष्ण के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये लेक्चर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सोचना चालू करोगे ना, हाँ, तो बराबर इंजन दौड़ने लगेगा, समझ गए? तो मूवीज को आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए मत देखिए, इस मूवी में से क्या लेने जैसा है और क्या मेरे लोगों को बताने जैसा है, उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट कर बोलिए। इसका अर्थ यह नहीं कि दिन में 4 मूवीज देखे और मूवीज देखते रहे, कुछ बोले नहीं समझ गए ना? आप समझ रहे हैं? तो ये क्रेडिट मत ले लेना, ये मुरली प्रभु ने कहा मूवीज देखने के लिए बोला है। मैं जानता हूं आप सब लोग देखते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपका कॉन्शियसनेस चेंज करना चाहता हूं। आप देखते हैं तो कृष्ण को ध्यान में रखिए, या फिर मुझे इसमें से क्या मैं लोगों तक पहुंचा सकता हूँ, व्हाट मैसेज आई कैन गिव फ्रॉम दिस मूवी, व्हाट मैसेज कैन आई गिव फ्रॉम दिस जोक। समझ गया ना? तो इस तरह से फियर रहता है, नो कॉन्फिडेंस, लोगों मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप 10 लोगों के सामने डायरेक्ट मत बोलिए, एक व्यक्ति का। और कॉन्फिडेंस आपका तभी रहता है जब वो व्यक्ति आपसे इंफीरियर है, तो आप समझ रहे हैं, वो व्यक्ति आपसे छोटा होना चाहिए, वो व्यक्ति आपसे छोटा होना चाहिए, कम से कम एक 7-8 साल छोटा होना चाहिए वो व्यक्ति। उस व्यक्ति के सामने आप बोलने का प्रयास कीजिए, इस तरह से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। क्योंकि होगा क्या, छोटे व्यक्ति को तो आप बोलते हैं तो उसको कुछ बुरा भी नहीं लगता है, या फिर उसको गलत जो है या सही है ये भी समझ में नहीं आता है, तो बोलना तो शुरू करना ही चाहिए, या फ्रेंड के साथ, ज्यादातर फ्रेंड्स के साथ रहिए, है ना, फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप कीजिए, जिसको अगर बोलना है तो फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप कीजिए, है ना। फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप करेंगे तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये मत समझिए कि मुझको लेक्चर देना है और सामने वाले लोगों तो कॉन्फिडेंस ढीला हो जाएगा। फ्रेंडली रिलेशंस,
पहले एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, ऐसे कर कर व्यक्तियों को बढ़ाओ, फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप करो। जब मंदिर आते हैं, कहीं मिलते हैं, तो 4 लोग वो मिल जाएंगे तो उनको फिर बोलते रहो। तो ये फ्रेंड्स रहेंगे तो क्या है कि आपके गलतियों को भी क्या है वो ढकेंगे, आपके गलतियों को भी ढकेंगे। छोटा बच्चा है तो उसको तो गलती क्या है पता ही नहीं है। आप जो बोलते हैं वो सही मान लेता है ना। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए ये चीजें है। ओके, तो सारे पॉइंट्स तो मैंने कवर किया है। किसका कोई पॉइंट रह गया है कवर करना? हर्ष गोविंद आप हाथ उठा रहे थे। प्रभु जी मैंने बोला था कि आपने कुछ कह दिया फिलोसॉफिकल, प्रभु जी, जो बाकी था वो। हाँ, टू मच फिलोसॉफी ऐसा वो आपने कवर कर लिया प्रभु जी। नहीं, लेट हर स्पीक। यस, नहीं प्रभु जी, मैं ये कह रही थी कि फिलोसॉफिकल लेक्चर या फिलोसॉफिकल श्लोक पे बात करने से ज्यादा इजी मुझे लीला या कहानी कहना लगता है। हाँ, यस, वो आया ना, पिक्चर को सामने खड़ा करना है, मतलब क्या है, यू हैव टू हैव सम स्टोरी। जी समझ गया ना? तो स्टोरी रहेगा तो सामने पिक्चर खड़ा होगा आंखों के सामने, और वो पिक्चर क्यों खड़ा हुआ उसके सामने, उसे याद आ जाएगा, अरे ये उसके पीछे का हेतु ये था, ये बोल रहे थे, उसके रिलेटेड ये स्टोरी उन्होंने बताया, तो उसको याद रहता है। जी हाँ? जी प्रभु जी। तो नेक्स्ट टाइम हम जो है किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। अभी तो सिर्फ हमने कितने प्रकार के लोग सुनते हैं और कौन अपने लिए इम्पोर्टेंट है, वो हमने देखा, और आपके चैलेंजेस को मीट करने का प्रयास किया। ठीक है, तो मैंने जो बोला, आपके जो चैलेंजेस जो है आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, मैंने जो बोला है वैसे वैसे। तो सबसे सरल क्या है, एक श्लोक लीजिए, हाँ, प्रभुपाद के कितने पैराग्राफ्स है वो देखिए, हाँ, और वो पैराग्राफ को हेडलाइन बनाइए, एक एसेंस टॉपिक निकालकर, उस पैराग्राफ में जो भी है बताया गया है, श्रील प्रभुपाद ने जो भी पैराग्राफ में बताया उसका एसेंस निकालकर एक हेडलाइन बनाइए। ओके, हेडलाइन बनाकर उसको याद रखना है। याद कैसे रखना है? 10 बार पढ़ना है, 3 बार अच्छी तरह से समझना है। क्लियर? 10 बार पढ़ना है, 3 बार उसे अच्छी तरह से समझना है, और फिर आईने के सामने बोलना है, या कोई इंफीरियर डिवोटी के सामने उसे बोलना है। आप अपने बच्चों को ले लो, अच्युत चेतना माता जी कृष्ण को लेकर बोल सकती है, अपेक्षा माता जी अपने अपार को लेकर बोल सकती है, हाँ, इस तरह से, या सहेली, कुछ अपनी सहेली कहो या फिर अपना फ्रेंड कहो या व्हाटएवर जो भी है, अपने बच्चों के सामने बोलो, अपने पत्नी को, इस तरह से। ठीक है, प्रयास कीजिए। सो 2 दिन जो है क्या है, श्लोक बाहर करना है आपको एक, हाँ, 2 दिन लगेगा, तो 2 दिन के बाद ही आपको बोलना है। तो आज सपोज आपने एक श्लोक बाहर किया और प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ लिया, और उसमें आपने हेडलाइन लिखा, ठीक है, 10 बार पढ़ा उसको और 3 बार अच्छी तरह से स्मरण किया, लेकिन श्लोक बाहर नहीं हो रहा है, श्लोक बाहर होने के लिए 2 दिन लगने वाले हैं। तो दूसरे दिन शाम को जो आपने पढ़ा है, श्लोक बाहर किया है, प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़े हैं और उसका हेडलाइन निकाला है, तो 2 दिन के बाद शाम को सोने से पहले आईने के सामने बैठो, या कोई अपने फ्रेंड के सामने या अपने बच्चों के सामने, पत्नी के सामने बैठो, हाँ, बैठकर उसके सामने बोलो। फियर इतना जल्दी एक बार बोलने से फियर नहीं जाता है, बार बार बोलते रहने से फियर जाता है, डर जाता है। ठीक है, तो हर 2 दिन में आपको एक श्लोक बाहर और या फिर एक टॉपिक पर चर्चा करना है, प्रभुपाद के कुछ एक श्लोक पर या तात्पर्य पर। ठीक है, तो इस तरह से आप एक हफ्ते में क्या कर पाओगे? एक हफ्ते में आप 3 श्लोक बाहर कर सकते हैं
और टॉपिक पर 3 टॉपिक्स पर लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज्यादा बोझ नहीं देना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब योर दिस। तो आप पूरे वीक में एक ही श्लोक बाय हार्ट करना है, लेकिन 3 टाइप के लेक्चर्स देने हैं, ताकि आपका लेक्चर देना प्रैक्टिस हो जाए। इज इट क्लियर? एक श्लोक बाय हार्ट और 3 परपर्ट्स लेके, प्रभुपाद के 3 परपर्ट्स, 3 श्लोक के 3 परपर्ट्स लेकर 2 दिन में एक परपट बोलना है, दूसरे दिन में दूसरा परपट, तीसरे दिन में तीसरा परपट। क्या बोल रहे हैं उसके हेडलाइंस निकाल कर। क्लियर? हाँ, तो अपन ये बेसिक ट्रेनिंग है, ये नॉट एक्सपर्ट ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग जो है। तो मेरे ख्याल से सारा टॉपिक मैंने कवर कर लिया है आपके चैलेंजेस का, ठीक है? हाँ, और आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। वी नो 5 टाइप्स ऑफ लिसनर्स, ठीक है, दैट इज फाइन। एंड सेकेंड इज पिरामिड में मैंने बताया कि आपको किस तरह से ये तो सिर्फ मतलब आपका प्रिपरेशन का एक जस्ट बेसिक है। आपको प्रिपेयर ऐसा करना है, किसी से बोलना है तो क्या क्या प्रिपेयर करना है? एक तो आपको रीड करना है, दूसरा आपको बोलना है ताकि लोग सुने, तीसरा है कि पिक्चर को सामने खड़ा करो, ऐसे बोलो, चौथा है क्या है? उनको लिखने के लिए बोलो, लिखने के लिए बोलो। बाद में उनको एंगेज करना थोड़ा धीरे धीरे है, इतना सारा एक ही साथ नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो ये पिरामिड को ध्यान में रखिए, जब भी क्लास देते हैं ये पिरामिड ध्यान में रखिए, समझ गया ना? तो पहला जो 10% सुनने वाला व्यक्ति जो है ना, वो एकदम टॉप पर है, उसका जगह बहुत कम है कि नहीं? कम व्यक्ति कम ध्यान रखता है वो। नीचे देखो पिरामिड में बहुत लंबा जगह आपको उसको मिलेगा, तो ज्यादा व्यक्ति सुन सकता है, ज्यादा ध्यान रख सकता है। इज इट क्लियर? और होमवर्क, if you forget to do homework, then forget to attend the class also. आपके पास 15 दिन है अभी, 15 डेज में अपना ये क्लास होने वाला है। तो आप मेरे ख्याल से 3 आराम से परपर्ट्स पढ़कर 3 आराम से लेक्चर्स तो कर ही सकते हो। और 15 दिन में 1 या 2 श्लोक जिनके मेमोरी के अनुसार, आई गिव यू दिस, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, छूट देता हूं मैं, छूट। तो 15 दिन में 1 श्लोक तो बाहर कर ही सकते हैं। ओके, दिस इज अ होमवर्क। क्लियर? सब कर पाएंगे कि नहीं? कितने लोग थम उठा रहे हैं? हसमुख दिख नहीं रहा है, परम लीला किचन में होगी शायद, रोहित, यस, आप सुन रहे हो? सुना है सबने? सब सुना? हाँ जी प्रभु जी। देखो मेरे सामने, मुझे पता भी नहीं था कि परम लीला किचन में होगी, और किचन में दिख रही है। करने का है प्रभु जी। हाँ, ये टाइम लंच का है। हाँ, अभी तक में एक ही टाइम खा रहे हैं ना, तो आपको जल्दी जल्दी प्रिपेयर कर ओके, आपको पता नहीं था, ठीक है, चलो। तो आप नेक्स्ट टाइम से आपका कुकिंग जल्दी समय पे कर लीजिए। हाँ, समय पे अपना कुकिंग कर लीजिए, ताकि आपको ये ना हो जाए, प्रॉब्लम ना आ जाए। नहीं तो आपके पति आपको गुस्सा कर रही है, क्या चल रहा है तुम्हारा नया नाटक। ऐसा ना हो जाए, ठीक है? ओके, हरे कृष्णा। बोलेंगे ऐसे ही बहुत लेक्चर देती हो और मत सीखो। यस, अच्युता माता जी, क्वेश्चन। यस प्रभु जी, क्वेश्चन नहीं है, रिक्वेस्ट है कि भगवत गीता के श्लोक तो कई बार पढ़ा है, तो हम ढूंढ लेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट श्लोक लर्न रखने हैं हमको। लेकिन भागवतम में चूंकि बहुत वास्ट है इसका कंटेंट, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक भागवतम से और चैतन्य चरितामृत देंगे तो बहुत अच्छा होगा प्रभु जी, क्योंकि कुछ सुने हुए हैं। लेकिन आप फिलहाल तो सिर्फ भगवत गीता पर ही लेक्चर्स दीजिए, अपना प्रैक्टिस। नहीं, लेक्चर नहीं प्रभु जी, मतलब प्रैक्टिस तो ठीक है। कई बार लेक्चर के बीच में जैसे सामान्य पशुभिर नरानाम, इस टाइप का जो श्लोकास है ना, जो इम्पोर्टेंट है भागवतम से, एटलीस्ट 5-10 श्लोकास, तो वो जैसे आप बोलते हैं वही श्लोकास हमें बता दें, या तो नंबर तो हम ढूंढ के उनको लिख लें और याद कर लें।
और ऐसे ही चैतन्य चरितामृत से जैसे कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्रपाश्रुतम, तो एक ही लाइन याद रह पाती है, पूरा नहीं याद है। तो मैंने तो बताया कुछ ना कि important- आपको मतलब 4 भाग कीजिए और उसको 2 दिन में बाहर कर सकते हो एक श्लोक। नहीं मतलब ऐसा मैं कह रही हूँ कि वो कहाँ पर उनका लोकेशन पता चल जाए एटलीस्ट, कि चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में यहाँ पर है ये, तो एटलीस्ट हम उसको लर्न कर पाए। अच्छा नहीं, आप एक काम कीजिए, एक बुक है प्रभुपाद श्लोकास बोल के, आपको पता है प्रभुपाद श्लोकास बोल के एक बुक है, वो बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, वो बहुत हेल्प करेगा आपको। ज्यादा श्लोक्स बाहर मत कीजिए, जितने श्लोक्स दिए उतना बाहर कीजिए, ठीक है ना। या तो प्रभुपाद के पर्पस में ही कुछ श्लोकास है, उसको ही बाहर करके बोल सकते हैं आप। इज इट क्लियर? यस थैंक यू। अगर कुछ ऐसा आपको है कि नहीं मेरे को ये श्लोक लेना है, वो श्लोक कहाँ पे है, देन यू कैन कॉल मी, तो मैं वो श्लोक कहाँ पे है आपको बता सकता हूँ, आप फिर ढूंढ लीजिए वो श्लोक अपने बुक में, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। होमवर्क भूलना नहीं, यस ठीक है। सुंदर वामन और हर्ष है क्या? हर्ष कि चला गया? हूँ प्रभु जी, हूँ मैं। हाँ, वो दिख तो नहीं रहे हो। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, तो आप जो है ना, जो होमवर्क के विषय में हर 3 दिन में या 4 दिन में याद दिलाइए, पीटीसी क्लास में याद दिलाई जाइए। प्लीज डू योर होमवर्क, प्लीज डू योर होमवर्क। तो 15 दिन में कम से कम 3 बार तो कम से कम ये मैसेज जाना चाहिए। ओके जी प्रभु जी। हाँ जी जी प्रभु। ठीक है, हरे कृष्णा। वो श्लोका याद करना है होमवर्क एंड यस यस माता जी, 3 बार वो अलग अलग क्लास की प्रैक्टिस करना है और उससे एक श्लोका बाय हार्ट करना। आप ऐसे भी कर सकती हो, पीटीसी मैसेज में श्लोका अगर बाय हार्ट हुआ है, हाँ, तो आप मोबाइल में सेल्फी जैसा खींचते हो, ऐसे श्लोका बोलकर मुझे व्हाट्सएप कीजिए या मतलब या ग्रुप में डालिए, ठीक है। तो मुझे पता चलेगा कि आपने श्लोक बाय हार्ट किया है। मुझे पता चलता है आप देख कर बोल रहे हो क्या, क्या करके बोल रहे हो, ये पता चलता है, ठीक है। कैमरे के सामने देखना है आपको, यहाँ वहां देखोगे तो पता चलेगा कि कहाँ देख के बोल रहे हो। ऑलरेडी लर्न उसका रिकॉर्डिंग नहीं भेजना है, नया श्लोका लर्न करके भेजना है। हाँ, नया श्लोका लर्न करके भेजना है रिकॉर्डिंग, ऐसा क्या है? यस। ऑलरेडी लर्न है उसको नहीं भेजना। नहीं, लर्न किया हुआ श्लोक भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन वो जो लर्न किया हुआ श्लोक है उस श्लोक के पर्पट पर ही आप लेक्चर देने वाले हो ना, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट मेरे को पता तो चले कि ये श्लोक कैसे उच्चारण करते हैं, ठीक है। इज इट ओके? हरे कृष्णा, थैंक यू। हाँ, ये किसी ने मिस किया है क्लास तो इसको आप मुझे मेरे YouTube चैनल में डाल दीजिए, नवीन प्रभु। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।